नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर गाजीपुर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल मंगलवार का दिन था, मैं अपने मित्र से मिलने चला गया था थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी। तो वहां पे हमारे मित्र हैं, डॉक्टर अशोक तिवारी। उन्हीं से मेरी बात हो रही थी। कह रहे थे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, जो शुगर की बीमारी जिसको कहा जाता है, ये बहुत लोग ऐसे इससे ग्रसित हैं। तो इसमें आप डेंटल केयर क्या लेते हैं और डायबिटीज़ के बारे में कुछ आपको बोलना चाहिए, ताकि बाकी के डेंटिस्ट भी थोड़ा उसका फ़ायदा ले सके और पेशेंट भी समझ सके कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक तरह का पूरी दुनिया इससे ग्रसित है, ग्लोबली ग्रसित है दुनिया, और जो है ये एपिडेमिक डिसीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कुछ अल्ट्रेशन आ जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ अल्टर्ड हो जाते हैं। उसके वजह से क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, मतलब लंबे समय तक के शुगर आपके खून में सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो उससे क्या दिक्कत है? खून में शुगर ज़्यादा बढ़ा है तो उससे क्या दिक्कत है, और मेटाबॉलिज्म में अल्ट्रेशन हो गया तो उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये होता है कि आपकी लाइफ की जो लॉन्गेटिविटी है, मतलब जो लंबे समय तक जीना है, वो कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, आप क्वालिटी स्टाइल में नहीं जी सकते हैं। प्लस आपको वो लाइफ जीने के लिए आपको उस पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी वीक होगी, आप इन्फेक्शन से ग्रसित होंगे, तो आप बार बार आपको दिक्कत होगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि 1980 में जो है 108 मिलियन लोग ग्रसित थे। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 108 मिलियन लोग ग्रसित थे 1980 में। जबकि 2014 में डायरेक्ट 422 हो गए, मतलब 108 से 422 होने मतलब 3 गुना हो गया 2014 में। और WHO का कहना है कि 10% एडल्ट और अफेक्टेड होंगे। कैसे? 2030 जाते जाते ये 440 मिलियन हो जाएंगे, ये WHO का कहना है। तो ये क्या दिक्कत होती है इसमें दिक्कत ये होती है कि इसके वजह से ल्यूकोसाइट, जो WBC, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम करता है, जो इन्फ्लेमेशन में काम करता है, वो WBC का जो फंक्शन है वो हैम्पर होता है, वो फंक्शन सही से नहीं कर पाता है। उसके बाद आपका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, जो बैक्टीरिया को साइडल मतलब मारना, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एक बैक्टीरियासाइडल होता है। तो बैक्टीरियासाइडल जो इफेक्ट होता है बॉडी का, वो भी कमजोर हो जाता है, तो बैक्टीरिया मरते नहीं है। तीसरा, एंटीजन, जो भी कुछ फॉरेन एंटीजन आपके बॉडी में जाएगा, तो उससे जो एंटीबॉडी बनना चाहिए, जो रिएक्शन होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स भी हैम्पर हो जाता है। तो इन तीनों चारों कारणों से आपको शुगर में बड़ी दिक्कत होती है। कितने टाइप के शुगर होते हैं? शुगर जो है अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो बीटा सेल आइलेट ऑफ लैंगरेंस, मतलब जो लीवर पैंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, तो बीटा सेल आइलेट में ही कुछ डिसीज हो जाती है। तो बीटा सेल आइलेट मतलब सेल्स जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, उसी में डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसी में डिसीज हो जाए, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं ना। ये अक्सर चिल्ड्रेंस में होता है, बच्चों में होता है। इसको एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब इसमें इंसुलिन एकदम कम ही रहेगा, क्योंकि बीटा सेल्स ही डैमेज रहेंगे, बीटा सेल्स ही डिस्ट्रक्ट रहेंगे, तो उसमें इंसुलिन बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसको एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी टाइप 1 टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ये चिल्ड्रेंस में पाया जाता है, ठीक है। और टाइप 2 जो होता है वो एडल्ट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, एडल्ट में पाया जाता है अक्सर। और ये क्या होता है? ये सिक्रेटरी फंक्शन जो है वो हैम्पर होता है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरेंस का सिक्रेटरी फंक्शन, वो सिक्रेट नहीं करता इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन की कमी होती है और ये दिक्कत होता है। तो ये टाइप 2 ये एडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो और टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 2 को एडल्ट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, जो कुछ किसी बीमारी की वजह से होते हैं। तो वो स्पेसिफिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटिस। वो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है। थोड़ा सा इसको जज करना मुश्किल होता है, ये नहीं समझ पाते हैं कि ये फर्स्ट है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटिस है, तो ये थोड़ा जज करना मुश्किल होता है। उसके बाद होता है स्पेसिफिक
डायबिटीज मेलाइटस जो किसी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे मूडी, मैच्योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, वो मूडी बोलते हैं उसको, MODY, मैच्योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हो गया आपका। कुछ डिसीज हो गया, पेंक्रियाज का कुछ डिसीज होगा, जैसे उसमें सिस्ट बन गया, फाइब्रोसिस बन गया, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस होता है। फिर आपका ड्रग्स और केमिकल एसोसिएटेड डायबिटीज मेलाइटस। तो ड्रग्स और केमिकल क्या है, जैसे ट्रीटमेंट HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, उसकी वजह से आपका डायबिटीज डेवलप होता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो ये इतनी सारी की प्रॉब्लम है। तो उसके ओरल मैनिफेस्टेशन, मतलब एज ए डेंटिस्ट मेरा क्या इंपॉर्टेंस है उसको जानने का। तो डेंटिस्ट या मेरे पेशेंट को मैं बताना चाहूँ कि अगर डायबिटीज मेलाइटस है आपको, शुगर की बीमारी है आपको, तो समझ जाइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैं गिनाता हूँ। जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, मतलब सलाइवरी डिसफंक्शन हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो लार बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार नहीं बनता है। तो जीरोस्टोमिया, मुँह लस करेगा, आपका थूका कम बनेगा, लार कम बनेगा। उसके बाद आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम होगा, पूरे मुंह में जलन होगी। सबसे ज़्यादा तो पेरोडेंटल लिगामेंट, पायरिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, मसूड़ों में ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहता है, पेरोडेंटल डिसीज। फिर कुछ इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जैसे माइकोसिस का हो जाएगा, एस्परजिलोसिस हो जाएगा। तो ये सब बीमारियां होती है। आपका कोई घाव हुआ तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देर तक होगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, प्लस हाई रेट ऑफ DMFT होगा, मतलब डिकेड मिसिंग फील्ड टूथ का इंडेक्स अगर देखते हैं रिसर्च में DMFT, तो वो भी हाई लेवल पे रहता है। हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला जाता है पेशेंट, मतलब आपके यहाँ कोई डायबिटिक पेशेंट आया और उसने खाना सुबह का खाया हुआ है और आप लेट कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं ट्रीटमेंट करने में। तो जब डिले करेंगे ट्रीटमेंट करने में और उसको बुलाएंगे, जैसे ही ट्रीटमेंट करने जाएंगे पता चलो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला गया पेशेंट, तो फिर आपको ये बहुत बड़ी डेंटल इमरजेंसी है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा प्रिकॉशन ये है कि आप जैसे ही पेशेंट ब्रेकफास्ट करके आता है, आप तुरंत पेशेंट को जो है अपॉइंटमेंट दीजिए और उसका काम करिए। इमीडिएट आफ्टर द ब्रेकफास्ट यू हैव टू गिव द अपॉइंटमेंट टू द पेशेंट एंड यू हैव टू मैनेज द पेशेंट इमीडिएटली, सो दैट यू कैन अवॉइड द कोमा। अब ये सारा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको, लेकिन डायबिटीज को इन्वेस्टिगेट कैसे करें। डायबिटीज होने से पहले एक प्री डायबिटिक कंडीशन भी है, तो पहले मैं डायबिटिक बता दूं, फिर प्री डायबिटिक को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज होने के चांसेस जिसको बहुत ज़्यादा हो, तो पहले डायबिटीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे मैं वो बता देता हूँ। तो डायबिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो तरीका है। एक तो आजकल चल रहा है A1C क्राइटेरिया, सबसे एडवांस्ड है A1C क्राइटेरिया, मतलब A1C से जांच करना। दूसरा है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, प्लाज्मा ग्लूकोज क्राइटेरिया, मतलब प्लाज्मा ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है। तो वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो दो तरीके से जांच की जाती है। एक तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जो हम लोग फास्टिंग ब्लड सुबह सुबह दे देते हैं, और दूसरा होता है 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वैल्यू, मतलब कुछ मीठा खिलाने के बाद कम से कम 75 ग्राम 75 ग्राम शुगर या ग्लूकोज, 75 ग्राम ग्लूकोज जो है पानी में मिला के पेशेंट को दे दिया जाता है और 2 घंटे के बाद उसका टेस्ट किया जाता है। तो जो वैल्यू आती है वो, तो इसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हुआ, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हुआ या इतना बराबर हुआ, तो ये आपको समझ जाए कि डायबिटीज़ हो रहा है। और जो फास्टिंग जो हम लोग सुबह जाके देते हैं लैब वाले को, या लैब वाला आपके घर में आता है, उसको फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बोलते हैं। तो वो जो है वो 120 मिलीग्राम से बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आपको शुगर है। फास्टिंग क्यों, फास्टिंग किसको बोलते हैं, फास्टिंग का मतलब ये हो गया कि आपने 8 घंटा तक कोई भी कैलोरी नहीं ली हो, मतलब रात को सोए हो और सुबह तक के आपने कोई भी कैलोरी चाय भी नहीं ली है, उसी को फास्टिंग बोलते हैं। तो उसमें फास्टिंग का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करना है और 75 ग्राम शुगर खिला के, ग्लूकोज खिला के 2 घंटे बाद उसको चेक करना है, उसको OGTT बोलते हैं। तो दोनों का लेवल पता चल गया आपको, वो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए फास्टिंग वाला, और ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। A1C क्या है, ये एडवांस डायग्नोस्टिक्स क्राइटेरिया है। इसमें परसेंटेज के बेसिस पे क्राइटेरिया को, डायबिटीज को डिसाइड किया जाता है। जैसे 0.5% से अगर ज़्यादा है तो आप अफेक्टेड है, मतलब आप
डायबिटिक हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये 3 महीने का पूरा रिपोर्ट बताता है, एक एवरेज वैल्यू बताता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस ये है कि आपको फास्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फास्टिंग रहने की जरूरत नहीं है, और आपने कल क्या खाया, आज क्या खाया, ऐसे डेली अल्ट्रेशन भी होने का डर नहीं रहता। ये 2 इसके एडवांटेजेस है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, मतलब इलाज इसका जांच करने में आपको 2200 रुपये खर्च होते हैं। तीसरा, इसको आपको कंपेयर करना आना चाहिए, मतलब डॉक्टर को कंपेयर करना आना चाहिए क्लिनिकली कि एज क्या है, उसका रेशियल वेरिएशंस क्या है, प्लस एनेमिक है कि नहीं है, ये सारे को मैच करवाना आना चाहिए। तो ये A1C क्राइटेरिया से आपकी जांच हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये 2 हो गया, A1C क्राइटेरिया हो गया, एक प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हो गया, वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल में 2 हो गया, फास्टिंग हो गया, और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया। तीसरा, क्रोनिक सिम्टम रहेगा उसको, मतलब बहुत दिन से पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीलिप्सिया, मतलब पेशाब लगना, प्यास लगना, भूख लगना, ये रहेगा। प्लस शुगर लेवल भी ज़्यादा रहेगा, उसके ब्लड में शुगर भी ज़्यादा रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक भी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ रैंडम कभी भी आप चेक करिए, तो खाना खाने के बाद कभी भी रैंडमली चेक करिए, तो आपका शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ को जांच कर लेंगे। तो प्री डायबिटीज क्या होता है? हमने डायबिटीज के बारे में बताया, लेकिन प्री डायबिटीज क्या होता है? प्री डायबिटीज असिम्प्टोमेटिक पर्सन में पता लगाने का है, मतलब उसको कोई भी सिम्टम नहीं है, उसके बाद भी आप ये पेशेंट डायबिटीज होने का डर है कि नहीं है, खतरा, वो पता लगाने को प्री डायबिटीज कहा जाता है। तो प्री डायबिटीज के कुछ रूल्स है, जैसे जिसका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI, एज, सेक्स और वेट के हिसाब से आपका BMI कैलकुलेट हो जाता है। आप ऑनलाइन ऐप में भी डाल के उसको देख सकते हैं। तो ये BMI अगर आपका 25 या 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप रिस्क पे हैं डायबिटीज होने के। तो ओबेज और मोटा व्यक्ति को ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसमें 1-2 जो है रिस्क फैक्टर भी होने चाहिए। 1-2 रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगा कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ, मोटापे के साथ, और BMI जिसका 25 से ऊपर है या 25 है वो, प्लस एक और 2 सिम्टम रहेंगे, तो वो ये दोनों मिलके आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा देते हैं। तो उसको प्री डायबिटिक कहा जाता है। प्री डायबिटिक की जांच हमेशा 45 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए। अगर आता है प्री डायबिटिक का, उसमें जांच में आपका बैठता है, सिग्निफिकेंट बैठता है, मतलब हो रहा है, डायबिटीज होने का चांस है, तो आप क्या करिए, तब तो वहाँ से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। और यदि नहीं आ रहा है, प्री डायबिटिक के रूल्स में नहीं बैठ रहा है, तो फिर हर 3 साल पे, अल्टरनेट 3 ईयर्स पे आपको प्री डायबिटिक की जांच करवाती रहनी चाहिए। उसमें बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स का लेवल जानना है आपको, और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स है, वो रिस्क फैक्टर समझ लीजिए। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो आपको होने का डर रहेगा। जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब किसी को एक्सरसाइज नहीं करना, खाली बैठ के एसी में आराम करना, ऐसे लोग को डायबिटीज होने का डर रहता है। दूसरा, फर्स्ट लेवल का फैमिली, मतलब मदर फादर को है तो आपको भी होने का डर रहेगा। तीसरा, आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो आपको होगा। प्लस आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पिज्जा उज्जा खाया जाता है, जैसे अमेरिका में। मेहनत करने वालों को तो नहीं डर है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता है, जो आराम करता है, जो फास्ट फूड खाता है, उसको ज़्यादा रिस्क है। प्लस वो औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, जो 9 पाउंड से ज़्यादा का बच्चा हो, और जिसको गैस्ट्रिक डायबिटीज मेलाइटस होने का डर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो ऐसे लोग ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। जिसको हाइपरटेंशन है, बीपी है, कितना बीपी होना चाहिए, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से, अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा बीपी है, मतलब हाइपरटेंसिव है, तो वो भी रिस्क पे है। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 35 मिलीग्राम से कम है, वो भी रिस्क पे है। वो औरत जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हों, वो रिस्क पे है। तो ये सारे लिए जिसको हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की, वो रिस्क पे है। जिसका A1C लेवल जो है, मतलब जो हमने जांच किया था A1C लेवल, तो वो A1C लेवल जो है 5.7% से ज़्यादा है, तो वो रिस्क पे है।
तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जैसे आपने अगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट आया आपके पास जिसको कोई भी डायबिटीज नहीं है, वो पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उसका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करिए। अगर वो 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर में आता है तो मतलब इसको शुगर होने का डर है, और साथ में सारे रिस्क फैक्टर होने चाहिए। उसकी एक्टिविटी नहीं है, मोटा है, औरत है, पॉलीसिस्टिक है, इसमें कार्डियोवास्कुलर की डिसीज का हिस्ट्री, अगर ये सब भी है तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करवाइए। अगर वो 100 से 125 के बीच में आता है तो वो रिस्क फैक्टर पे। अगर 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर हम करते हैं, मतलब 75 ग्राम जो है ग्लूकोज दे देते हैं और 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं उसकी वैल्यू, अगर वो 140 से 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो भी वो रिस्क फैक्टर पे है। प्लस A1C अगर 5.4% से ज़्यादा है तो वो भी डायबिटीज पे है। ये सारी क्राइटेरिया है डायबिटिक और प्री डायबिटिक, इसका पता लगाना। डेंटल क्लिनिक में ये सब की जांच होती रहनी चाहिए। डेंटिस्ट को पता नहीं है, पेशेंट आता है, आप शुगर के पेशेंट हैं, बहुत लोग पूछते भी नहीं, कुछ लोग पूछे तो बस खाली पूछ के हट जाते हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग शुगर को पेशेंट की इंक्वायरी कीजिए, A1C की जांच करवाइए। अगर 45 साल का पेशेंट है तो प्री डायबिटिक की जांच करवाइए, अगर नॉन हिस्ट्री नहीं है तो, और अगर डायबिटिक है तो भी आप A1C की जांच करवाइए, जिसमें बहुत ही थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है उसका, लेकिन आपको फ़ायदा है, कोई अल्ट्रेशन का उसमें डिफरेंस नहीं आता है। आजकल का सबसे रिसेंट और एडवांस जांच है A1C जांच, तो ये आप करवाइए अपने क्लिनिक में और बढ़िया प्रैक्टिस करिए, डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिस करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा बोरिंग और लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत यूजफुल टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। और इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।